हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखिए अपना जो बीपीएससी 71 होने वाली है, इसके लिए हम जो घटना चक्र का पॉइंटर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, उसी का ये अगला जो है पार्ट है। इसके पहले आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल चुके होंगे। बीपीएससी बहुत ही पास है, इसलिए जितनी जल्दी आप लोग पॉसिबल हो सके फटाफट जितने भी स्पीड में करके इसको जितना भी रटना चाहें, या ऐसा करिए कि मेमोराइज आपको रहे, क्योंकि लास्ट जो बीपीएससी होता है काफ़ी फैक्ट आए थे यहाँ से डायरेक्ट रिपीट हुए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था तेल किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की है। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि बीपीएससी और यूपी पीसीएस में भी कई बार आया है। तो अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करती, मतलब जो हिमालय मतलब उत्तर भारत की नदियाँ एक प्रकार से कहती है, और साउथ की जो नीचे वाली नदियाँ हैं उसमें क्या करना है कि कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या कह रहे हैं कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। ठीक है, तो पहला सही है। क्यों सही है कि आप देखेंगे कह रहे हैं कि बारहमासी हिमालय की जो नदियाँ निकलती हैं वो बारहमासी होने का दो कारण, एक तो वर्षा से भी ये जल प्राप्त करती हैं, प्लस हिमालय से मतलब हिमालय मतलब जो बर्फ़ का हिमालय का घर तो होता है ना, बर्फ़ का घर जहाँ से बर्फ़ यहाँ पे मेल्ट होती है, पिघलती है, तो उससे भी नदियों को जो है क्या मिलता है, जल मिलता रहता है। तो इसलिए बारहमासी इसमें पानी रहता है या प्रवाहित होती रहती है। जबकि साउथ वाली या उस प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं उसमें ऐसा जो है एडवांटेज नहीं है कि वो बारहमासी, बहुत सारी नदियाँ सूख जाती क्योंकि उनको केवल वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं। सेकंड कह रहा है हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय ढाल की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी सही है। तो अब दोनों सही। अब तीसरा देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती हैं, तो ये गलत है, क्योंकि वो जो है हिमालय वाली जो नदियाँ होती हैं वो ज़्यादा क्षरण मतलब कटाव ज़्यादा करती हैं, हिमालय वाली जो नदियाँ निकलती हैं। तो कौन सा सही है निम्नलिखित में से? तो केवल ये सही है, ये सही, मतलब एक दो सही है, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। भारत में चंदा और भागा नदियाँ इस क्षेत्र में बहती है। चंदा भागा बहती है लाहौल, ठीक है, लाहौल में बहती है। निम्नलिखित नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे कौन सी गिरती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं। तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की मतलब कितनी नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, क्योंकि ये कम ही नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, इसलिए हमारे लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर, पठार से निकलती है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी? दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? वही देखिए यहाँ पे भी एक साथ पूछ लिएगा, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती हैं। फिर अगली बार में देखिए 67 बीपीएससी में ये पूछा गया, फिर 39 में पूछा गया था कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से। तो ऐसे ही क्वेश्चन से क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। निम्नलिखित भूमि बंधित नदी है, तो लूनी। लूनी से बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि लूनी माना जाता है कि वो स्थान पर जाते जाते क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, तो इसको हिंदी में कहते हैं भूमि बंधित। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। सोन, गंडक, कोसी, गंगा में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी है? तो कोसी है। इसीलिए कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं, कि वो अपने कटाव के लिए नदी परिवर्तन रास्ता बदलते रहते हैं, इसलिए कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में ये देखिए बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया, त्रिवेणी नहर जो गंडक से पानी आता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक में। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा कौन सा शहर है? तो कानपुर है। देखिए बिहार में गंगा का एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, तो जो है गंगा बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए। ठीक है, यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो उत्तरकाशी जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी। देखिए पहलगाम इंसिडेंट के बाद ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, तो वो किस जो टूरिस्ट प्लेस है पहलगाम कहाँ पे है? तो लिद्दर नदी वहाँ से बहती है या उसके किनारे स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस पे निर्मित है? तो स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ठीक है, शिव समुद्रम स्थित है कावेरी पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, इसका ये ऑप्शन है। अभी क्यों है अब देखते हैं। देखिए क्योंकि चिल्का जो यहाँ पे दिया और लोकटक दोनों ही क्या है? मीठे पानी की झील है, तो इसमें जो है एक से अधिक आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाता है।
अब देखिए बीपीएससी स्पेशल से रिलेटेड ज्योग्राफी है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित हो। तो कहाँ पे? कैमूर में। कैमूर में खूब सारे देखिए जलप्रपात वगैरह ये सब पाए जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कहाँ पे? तो कंवर झील है। दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह। ठीक है, इस लेह को क्या बोलते हैं? ड्राई डेजर्ट बोलते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल और समुद्र में विभेदन। ठीक है, मानसून तो यही होता है ना कि स्थल और मानसून ऐसे होता है ना, स्थल का गर्म और समुद्र का गर्म कहाँ पे टेम्परेचर मैनेज होता है, उस हिसाब से हवाएं चलती हैं, उस हिसाब से मानसून क्रिएट होता है। तो अमृतसर और शिमला लगभग, ये देखिए ये भी ऐसे वाले भी देखो क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, आए हैं यहाँ तक कि बीपीएससी में, यूपी में, राजस्थान में, जितने भी मतलब स्टेट पीसेस वगैरह होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। पहले यूपीएससी में भी ऐसा आता था। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? उनकी ऊंचाई, मतलब वो स्थानों की ऊंचाई के आधार पर टेम्परेचर और इन सब पे फर्क पड़ता है। तो वही है। मानसून का निर्वात इंगित करता है क्या? साफ आकाश से। राजस्थान में बहुत अधिक कम वर्षा होती है, क्यों? देखिए इसके पीछे का रीज़न है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। जैसे आप देखेंगे ना, तो अरावली हिल्स भी अगर ऐसी है राजस्थान में, ठीक है, अगर माना जाता है कि अगर अरावली हिल थोड़ा सा ऐसे अगर यहाँ पे ऐसे सीधे हो जाती तो हवाएं और जो यहाँ से, क्योंकि ऐसे हवाएं जो मानसून वाली चलती हैं वो सीधे निकल जाती हैं, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होती। अगर कोई अवरोधक होता है यहाँ पे पहाड़ियों के रूप में, तो यहाँ राजस्थान में भी खूब सारी वर्षाएं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण मतलब प्राप्त होती है। कहाँ से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, चेरापूंजी कहाँ पे अवस्थित है? मेघालय में अवस्थित है। इस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, तो तमिलनाडु में बारिश होती है। इस बारिश को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राकृतिक आपदाएं कहाँ पे? देश। ठीक है, मतलब बाढ़। अब देखिए बाढ़ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र में भूकंप, हिमालय के गिरपदी क्षेत्र में सूखा, मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में। चक्रवात प्रभावित उड़ीसा वगैरह रहता ही है। तो ये अब इसमें ये हो सकता है आपको एक एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। रेगुर किस नाम का है? रेगुर मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी भी। ठीक है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? रेगुर मिट्टी जो है महाराष्ट्र में। देखेंगे काली मिट्टी बेसिकली माना जाता है किससे? कपास उत्पादन के लिए फेमस होती है, और इसको माना जाता है कि ये लावा द्वारा निर्मित है। पूरा दक्कन ट्रैप में ही मैक्सिमम ये काली मिट्टी पाई जाती है, और कपास की खेती के लिए फेमस ही होता है। करेवा किस प्रकार की मिट्टी है? करेवा में होती है केसर, और करेवा मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो वही नदियों द्वारा जो मिट्टी निर्मित होती है जलोढ़ होती है। इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी क्या कहती है? बांगर कहते हैं। ठीक है, दोमटी या लोम। ठीक है, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो जो दोमट मिट्टी होती है, लोम मिट्टी होती है, उसमें बालू, चिकना कण और गाद ये सब मिलती है। ठीक है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान या वही करेवास पूछ लें या करेवा पूछ लें, नाम बस थोड़ा सा अंतर है, चीज़ें वही हैं। ठीक है, वही केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए कौन सा वही कश्मीर का, हिमालय में लोगों ने ये देखा था, जम्मू कश्मीर। ये वाला क्वेश्चन जो 67 में पूछा गया, इसके पहले 64 में भी पूछा गया है। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पौधों को पानी मिलता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन मतलब वृक्ष लगा के या वनारोपण द्वारा। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा? तो MP। तो थोड़ा सा आप लोग अभी हालांकि हम लोग कोशिश करेंगे आगे देखने की, लेकिन इसमें आप लोग को क्या है ना, देखिए इस क्वेश्चन से क्या आपको समझ में आता है कि थोड़ा सा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो आपको देखनी पड़ेगी। इंडिया की तो देखनी है, लेकिन आपको बिहार में भी देख लेनी कहाँ पे वृक्षारोपण वनारोपण कितना है, क्या डेंस है। चलिए अगला कह रहे हैं कि इस राज्य में सर्वाधिक ये वाला देखते हैं। इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये ISFR रिपोर्ट 2021 से। तो इससे क्या होता है, नया वाला लेटेस्ट वाला आपको देखनी है।
मिट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित नदियों के एकीकरण से संबंधित है। तो मिट्टी सीमा जो परियोजना है ये है कृष्णा और गोदावरी से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलर यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो लघु सिंचाई परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई होती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो सारण से गंडक, आपने देखा होगा गंडक जो है, गंडक नदी जो है बीपीएससी के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग इतने में ही 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट गंडक से पूछे गए जो देख लिया है। निम्नलिखित नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है तो त्रिवेणी नहर से होती है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया तो सतलज पे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मयूरकाशी, मच्छकुंड, पल्ली बसार और शिव समुद्रम में से भारत के सबसे पुराना जल शक्ति कौन सा है? शिव समुद्रम है सबसे पुराना क्या है, जल विद्युत केंद्र है। तो यहाँ से बिजली बनाई जाती है। अब आपको क्या करना है कि लोकेशन बता देनी कमेंट बॉक्स में, लोकेशन में पूछ लिया जाता है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? नागार्जुन जो कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया है? हीराकुंड है महानदी पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक एक करके कई बार तिलैया, जैसे तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया, या पहाड़ी बांध किस नदी पे, या मैथान बांध किस पे। ये सेम क्वेश्चन यूपी में भी पूछा गया है, मतलब और राजस्थान में भी इसमें से तिलैया बांध को लेके पूछा गया। तो ये है बराकर नदी पर, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव रखी किस नदी पर बनाया गया तो उत्तरी कोयल पे। कृष्ण, मतलब जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब से हिसाब से करंट अफेयर में भी था ये। कृषि, अब जैसे आपको यहाँ पे बस ये हटा देना है कि ये नाम अगर हो सकता है पूछ ले कि मंडल बात जो है किस नदी, तो ये ध्यान रखनी बस, ये उत्तरी कोयल है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? विभिन्न मौसमों पर दो फसलों, मतलब युग मतलब क्या, युगल मतलब एक साथ दो फसलों को उगाना। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम है। कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? उच्च उपज किस्म के कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की सर्वाधिक प्रगति की है किसमें? गेहूं के उत्पादन में, ठीक है। अभी लगभग भारत गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर भी हो गया और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का पशुपालन। देखा, इसका क्वेश्चन मतलब ये है कि जब हरित क्रांति आई तो वो कुछ सेक्टर में ही जो है, मतलब कुछ एरिया में ही उसका लाभ हुआ, लेकिन अब द्वितीय हरित क्रांति का है कि जहाँ पे लाभ उसका कम मिलता है उसको डेवलप करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना। दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। तो उच्च, अब क्या चुनना है? तो इसमें देखिए उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, ये भी सही है। सिंचाई, ये भी सही है। ग्रामीण विविधीकरण, ये भी सही है। ग्रामीण सड़कें विपणन, ये भी सही। तो क्या है सही? हरित क्रांति के चारों घटक सही है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयुक्त सभी से, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं कि यहीं पे जो है हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले में हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे इसको, और कोशिश रहेगी कि उसमें हम लोग ज्योग्राफी को ख़त्म कर दें पूरा, ठीक है। क्योंकि देखिए पेपर कम है, मैक्सिमम जितना, देखिए छोटे छोटे लेक्चर है 15-15 मिनट के, ठीक है। तो जब भी आप कुछ खाना खा रहे हैं, टहल रहे हो, बस ईयरफोन लगाइए और 1-2 बार इसको देख लेंगे तो क्या होगा कि ऑप्शन जैसे ही आपको 4 ऑप्शन दिखेगा ना, आप भूलेंगे नहीं, तुरंत आपको याद आ जाएगा। अच्छा हाँ, इसका जैसे कि इंद्रधनुष क्रांति चाहिए, ये थी क्या नाम है, हरित क्रांति से रिलेटेड अच्छा इतनी चाहिए थी, या गंडक नदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन। तो इसमें क्या है ना कि आप लोग जितनी बार अगर देखिए, अगर 1.5 करके भी देख पाते, जितनी भी टाइम या 2 पे देख रहे, जितना भी आपको सहज हो, जितने जल्दी मैक्सिमम इसको क्या करिए कि रिपीट करके मतलब रट डालिए, देखिएगा पेपर में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।